हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है आपकी। सीए इंटरमीडिएट जिनकी भी एग्जाम्स मई 2022 में है उनके लिए लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही काम का है, क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर मई 2022 एग्जाम्स फॉर सीए इंटरमीडिएट। सरकार आइए पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आपको अमेंडमेंट्स कौन से पढ़ने, क्या रिलेवेंट होते हैं, कहां तक के अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने होते हैं, मतलब फंडामेंटल क्या आखिर अमेंडमेंट्स क्या चीज है और क्या क्यों आखिर हम पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, एज पर दी पॉलिसी ऑफ द आईसीएआई, एग्जाम मंथ जो आपका होता है उससे 6 मंथ पहले तक के जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए आपके सिलेबस के लिए आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो सर अगर आपके एग्जाम्स मई 2022 में है देन ऑल अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव, मतलब एप्लीकेबल जो हो गए टिल 31st of October 2021 विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड सर अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 2021 तक के लिए, मतलब नवंबर 2021 में अगर आपने अपेयर किया था तो 30th अप्रैल 2021 तक के अमेंडमेंट्स आपके लिए रिलेवेंट रहे होंगे। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर इन दो डेट के बीच में जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए जो आपके लिए रिलेवेंट है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब 1 मई 2021 से लेकर सर 31 अक्टूबर 2021 तक जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए वो सब हम पढ़ने वाले हैं। एंड जिन्होंने भी मेरे से लेक्चर्स परचेज किए या जिन्होंने भी लेक्चर नहीं भी लिए वो सभी लेक्चर्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। और सबसे खास बात, बहुत कम अमेंडमेंट्स है, वापस बोल रहा हूं, बहुत कम अमेंडमेंट्स है। आपको लगेगा अरे यार मजा आ गया सर, आपने तो सारी टेंशन ही दूर कर दी, इतने कम अमेंडमेंट्स है। और हम हर अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, ये भी देखेंगे कि आखिर सर वो अमेंडमेंट से पहले क्या चीज थी और अभी क्या हुआ सर। ओके, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत इजी अमेंडमेंट्स है, मेजरली कुछ सर्कुलर से, बस और कोई खास बात नहीं है। आइए सरकार हम शुरू करते हैं अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये जो आपको दिख रहे हैं नोट्स, अमेंडमेंट के नोट्स, ये क्या चीज है सर, ये क्या है, मैं आपको बताता हूं सर। अपना जो सीए इंटरमीडिएट का बुक है जीएसटी पाठ नाम से, जो आप लोगों के पास होगा, उनके ये उन पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है जिन पेज पे अमेंडमेंट मैंने किया है। मतलब अमेंडमेंट मैंने तो क्या किया भाई, करने वाला तो भगवान भी नहीं सर, आईसीआई भी नहीं सर, सरकार। ओके, तो गवर्नमेंट ने जो भी अमेंडमेंट्स किए वो मैंने रेस्पेक्टिव चैप्टर में आपको इंसर्ट कर दिए। प्लस मैंने क्या किया है बच्चों, आपके लिए आपको अपनी बुक के अंदर मार्किंग करने में इजी रहे, इसलिए मैंने जो बुक आपको दे रखी है उसी के उन पेजेस को स्कैन कराए जहां जहां अमेंडमेंट थे। फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं आपको, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट चैप्टर नंबर 6 जो हमारा कंपोजिशन स्कीम है। मतलब सबसे पहली बात तो ये कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नो अमेंडमेंट। ओहो, मतलब सप्लाई के स्कोप में कोई अमेंडमेंट नहीं सर। मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, कोई अमेंडमेंट नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई चेंज नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं। हम डायरेक्टली आगे चैप्टर नंबर 6 में, क्योंकि यहां से हमारे अमेंडमेंट के पार्ट शुरू होते हैं सर। ओके, तो सर कंपोजिशन स्कीम में क्या चेंज है वहां पर। अब आपका जो चैप्टर है उसमें कंपोजिशन स्कीम जो चैप्टर आपके पास है, आपकी बुक जो है आपके पास बेटा, उसमें आप देखेंगे तो इस पेज पर, इस टॉपिक पर, यहां पर आपको लास्ट टॉपिक मैंने दिया हुआ है। इसके बाद मैंने ये जो ग्रीन लेटर्स में मैंने मार्किंग किया है, इसके अंदर जो ग्रीन फॉन्ट मैंने दी है वो अमेंडमेंट पार्ट है। क्लियर? तो आपको आपकी बुक के अंदर ये पॉइंट तो ऑलरेडी मिलेगा, ये पॉइंट आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैसे करना है, ये जो नोट्स है इसका पीडीएफ, ये सारे पेजेस जो आपको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये सारे पेजेस का पीडीएफ अपनी जो वेबसाइट है, जो आपकी अपनी वेबसाइट है www.ymconcepts.com, यहां पर जब आप जाएंगे तो फ्री पीडीएफ एंड अमेंडमेंट नोट्स नाम का एक टैब है, वहां आप जाइएगा, वहां पे इंटर अमेंडमेंट्स मई 2022 नाम से आपको ये फाइल मिल जाएगी। ओके सर, उसका आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट निकालना चाहे तो प्रिंट निकाल दीजिएगा और आपकी जो मेन बुक आपके पास में है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा। क्लियर? यहाँ पे आप या फिर आपकी जो बुक है आपके पास उसमें यहां पर रेस्पेक्टिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 213 था, उसमें आप लिख दीजिएगा यहां पर पॉइंट नंबर 5 के बाद में कि यहां पर एक पॉइंट ऐड हुआ है अमेंडमेंट्स का, सो दैट आप जब भी अपनी बुक देखे, साथ में आप जब भी चैप्टर में आएंगे, इस पेज पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हुआ है, तो वो अमेंडमेंट नोट से आप रेफर कर सकते हो बेटा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम। अच्छा, एक बात और, जरूरी नहीं कि आपने मेरे से लेक्चर लिए हो तो ये लेक्चर देखिएगा। अमेंडमेंट लेक्चर्स आप सब लोग जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं आप सब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी जो भी स्टूडेंट
ये अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड करके पढ़ेगा, उसको इजीली समझ में आएंगे। आपको पास जरूरी नहीं कि आपके पास मेरी बुक होगी तो ये आपको समझ में आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी बुक हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेस्पेक्टिव टॉपिक के अंदर आपको ये अमेंडमेंट मिल जाएगा। कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए सर। ओके, एक और बात, जब आप अमेंडमेंट के नोट्स देखेंगे नंबर ऑफ पेजेस तो आपको लगेगा सर इतने सारे अमेंडमेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर किसी पेज पर मान लो एक लाइन का ही चेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर केवल एक वर्ड चेंज हुआ है और कोई चेंज हो, तो भी मैंने पूरा आपको पेज स्कैन करके दिया है सो दैट आप उस पूरे पेज में कहां पे आपको इंसर्ट करना है उस पर्टिकुलर वर्ड को आप नोट कर पाए। क्लियर? तो नंबर ऑफ पेज देख के टेंशन नहीं लेने का। ऐसे बहुत सारे पेजेस आपको मिलेंगे जहां पर केवल एक वर्ड चेंज हुआ है पर फिर भी मैंने पूरा पेज दिया बेटा। ओके, ताकि आपको आपकी बुक के अंदर इंसर्ट करने में, उस अमेंडमेंट को इंसर्ट करने में टेंशन नहीं आए। आइए सरकार, हो गई बहुत सारी बातें। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं भाई माहौल बनाना चालू करो, जल्दी से पढ़ाई चालू करो। चलिए सर, अमेंडमेंट हम शुरू करते हैं। कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। अच्छा, आपको पता है नॉर्मल जो कंपोजिशन स्कीम है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो आपको केवल 1% टैक्स पे करना है, अगर आप मैन्युफैक्चरर है या आप ट्रेडर है। और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस देते हो तो 5% आपको टैक्स पे करना है मालिक। मतलब नॉर्मल जो कंपोजिशन स्कीम होती है वो रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर के लिए भी एलिजिबल है। तो उसमें एक डाउट आया साहब, डाउट यह आया इंडस्ट्री को। देखो, सबसे पहला जो है अमेंडमेंट वो सर्कुलर है। अच्छा, सर्कुलर्स आर मेयर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। इंडस्ट्री को कोई डाउट आता है तो इंडस्ट्री गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है और उसका जवाब गवर्नमेंट सर्कुलर के थ्रू देता है। तो सर गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन के लिए सर्कुलर दिया और यहां पर एक डाउट क्या है इंडस्ट्री को, आजकल आपने देखा होगा साहब स्विगी जोमेटो बहुत चल रहा साहब। जैसे ही स्विगी जोमेटो का नाम लिया सर खाने की याद आ गई, खाने की याद आई तो सर मजा आ गया सर, भूख लगने लग गई। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि स्विगी जोमेटो इनके थ्रू जब हम खाना मंगाते हैं, आप देखिएगा कई सारे रेस्टोरेंट आज की तारीख में इस तरह के हो गए हैं जहां पर बैठने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो केवल और केवल टेक अवे के लिए ही है। मतलब वहां पे केवल किचन बना हुआ है और एक काउंटर लगा हुआ है जहां से आप अपना पार्सल कलेक्ट कर सकते हो, वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई बैठने की वहां पे फैसिलिटी है ही नहीं। अब क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि सर ऐसे किचन में जब खाना बनता है और वो टेक अवे के थ्रू, मतलब या तो आप अकेले जाओ या होम डिलीवरी वो कर रहे हैं लोग, तो क्या वो रेस्टोरेंट भी, मतलब इस तरह के ईटिंग प्लेस जो है, क्या वो भी रेस्टोरेंट के स्कोप में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या वो भी रेस्टोरेंट सर्विस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? उनको भी रेस्टोरेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहां बैठकर खाने की कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो आंसर आया यस भाई यस। रेस्टोरेंट वर्ड को डिफाइन किया गया, रेस्टोरेंट वर्ड की डेफिनेशन को रेफर किया और उसमें क्लियरली मेंशन था कोई भी ईटिंग जॉइंट हो जहां खाना बन रहा है, भले ही वहां बैठ के आप खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, भले आप टेक अवे ले रहे हो या आपके घर पे होम डिलीवरी हो रहा है खाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर खाना बन रहा है ना साहब, खाना बन के वो सर्व कर रहे हैं आपको। सर मतलब जरूरी नहीं वहां आप बैठ के मतलब आपको पैक करके दे रहे ना यार, आप ले आ रहे हो उनके रेस्टोरेंट से या फिर आपके घर पे आके डिलीवरी कर रहे हैं, इट मींस वो रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में आएगा एंड रेस्टोरेंट सर्विस के अकॉर्डिंग ही इनको बेनिफिट मिलेंगे, या जो भी प्रोविजन अट्रैक्ट होने इन पर रेस्टोरेंट ही अट्रैक्ट होंगे सर। क्लियर? अच्छा, इसको बोलते हैं क्या, क्लाउड किचन। क्लाउड किचन मतलब ऐसा नहीं आसमान में कहीं सर तारों के बीच में कोई किचन ऐसा वैसा नहीं है। क्लाउड किचन मतलब कहीं सेंट्रली वो लोकेटेड है और आप ऑनलाइन उसके ऑर्डर कर रहे हो या आप वहां जाके टेक अवे कर रहे हो फूड का, या आपके घर पे आप डिलीवरी मंगा रहे हो फूड का। ओके, तो सर क्लाउड किचन। सेंट्रल किचन क्या होता है सर? एक और कॉन्सेप्ट क्या चला सर आजकल, आज मान लो मैं एक छोटा रेस्टोरेंट वाला हूं साहब, या छोटा इन्वेस्टर हूं, मेरे को नहीं पता कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं एक पूरा किचन सेटअप कर पाऊं, पर मेरे पास एक कुक इतना शानदार है, कितना बढ़िया खाना बनाता साहब वो, कि अगर उसकी सर्विसेज हमने यूज कर ली तो वो सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है। पर सर अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इन्वेस्ट कर ले, उसके लिए पूरा एक प्रीमाइसेस ले ले और वहां पे पूरा किचन हम सेटअप कर ले। तो आजकल क्या रहा है सर, सेंट्रल किचन एक ऐसा कॉन्सेप्ट चला है जिसके अंदर एक बड़ा किचन होता है सर, और उसमें कुछ एरिया को डिवाइड कर लिया, वहां पे 4-5 ब्रांड वाले लोग खाना बनाते हैं। जैसे सर मान लो एक बड़ा किचन है सर उसके अंदर एक पोर्शन यूज कर रहा है कौन, एक मान लो फॉर एग्जांपल idli.com वाले, दूसरा जो एरिया एक ही उसी रेस्टोरेंट के अंदर किचन के बड़े किचन के अंदर ही दूसरा प्लेटफॉर्म या दूसरा एरिया यूज कर रहा है कौन, सांभरवाड़ा.com, नेक्स्ट यूज कर रहा है पिज्जा.com, नेक्स्ट यूज कर रहा है साहब पानीपुरी.com। सर मतलब
या चाट मसाला .com, समझे मेरी बात? तो एक ही किचन के अंदर अलग अलग एरिया के अंदर लोगों ने क्या किया, अपना अपना किचन सेटअप कर लिया, खाना बना रहे अलग अलग ब्रांड वाले लोग, अलग अलग रेस्टोरेंट वाले लोग, दे आर शेयरिंग द किचन एंड इक्विपमेंट्स, ताकि उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, जैसे रेंट हो गया, जैसे सर एडमिन कॉस्ट हो गई, या उनका इक्विपमेंट की कॉस्ट हो गई सर, वो शेयरिंग हो जाए तो होता ना यार, 5 लोगों ने मिलकर एक ही एरिया शेयर कर लिया तो उनका कॉस्टिंग कम हो गया, उसको बोलते हैं सेंट्रल किचन। अब वहां खाना बन के आपको डिलीवर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेस्टोरेंट ही तो है साहब वो भी तो यहां पर सर्कुलर आया क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग, देखिए हेडिंग पढ़िए, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, मतलब इसको किसमें क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज बाय क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन। अब सर उसको क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने द वर्ड रेस्टोरेंट सर्विस को डिफाइन किया, रेस्टोरेंट सर्विस डेफिनेशन को रेफर किया। द वर्ड रेस्टोरेंट सर्विस इज डिफाइंड इन नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017, जो टैरिफ का नोटिफिकेशन है सर, उसमें लिखा है रेस्टोरेंट मीन्स सप्लाई बाय वे ऑफ और इज पार्ट ऑफ एनी सर्विस ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स, बीइंग फूड खाना, और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और एनी ड्रिंक। ओ भाई, ड्रिंक जो आप सोच रहे हो ना बेटा, उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, इसलिए वो ड्रिंक तो दूर रखो आप। एनी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी हो सकता है साहब, प्रोवाइडेड बाय अ रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट इंक्लूडिंग अ मेस, कैंटीन, वेदर फॉर कंजम्पशन ऑन और अवे फ्रॉम दी प्रीमाइसेस, मतलब भले ही वहां पे खाना खा रहे हो या बाहर कहीं और खा रहे हो, ले जा रहे हो घर पे अपने, वेयर सच फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ड्रिंक इज सप्लाइड। समझे मेरी बात, जहां खाना बन रहा है वहीं पे खाओ या कहीं और ले जाके खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में आएगा अगर खाना वहां बन रहा है तो। क्लियर? और ये सर एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू क्लासिफिकेशन सर्विसेज स्टेट्स दैट रेस्टोरेंट सर्विस इंक्लूड्स, जो सर टैरिफ में एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे रखे उसमें भी लिखा है, रेस्टोरेंट सर्विस इंक्लूड सर्विसेज बाय रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड सिमिलर ईटिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग टेक अवे सर्विसेज। साफ साफ लॉ के अंदर, कानून में साफ लिखा हुआ साहब, टेक अवे सर्विसेज मतलब खाना आपके यहाँ पे आके, सर आप रेस्टोरेंट जाके खाना पिकअप करके घर ले आ रहे हो, या कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया आपने, आपके घर पे डिलीवरी हो रहा है, इंक्लूडिंग टेक अवे सर्विसेज, रूम सर्विसेज, डोर डिलीवरी ऑफ द फूड एटसेट्रा। Therefore, it is clear that takeaway services and door delivery services for consumption of food are also considered as restaurant service only, and accordingly services by an entity by way of cooking and supply of food, even if it is exclusively by way of takeaway or door delivery or through or from any restaurant, would be covered by the restaurant service. इसलिए रेस्टोरेंट के स्कोप में आएंगे. This would thus cover services by cloud kitchen and central kitchen etc. समझे? इसलिए गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया. अकॉर्डिंगली एज रिकमेंडेड बाय द काउंसिल, मतलब जीएसटी काउंसिल ने क्लेरिफाई किया. इट इज क्लेरिफाइड दैट सर्विस, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया, गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ कुकिंग और सप्लाई ऑफ फूड बाय क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन आर कवर्ड अंडर द रेस्टोरेंट सर्विस. और रेस्टोरेंट सर्विस के प्रोविजंस इन पे अट्रैक्ट होंगे. कंपल्सन स्कीम लेना तो ले सकते हैं सर, जो भी रेस्टोरेंट के प्रोविजन उन सब पे भी अप्लाई होंगे. क्लियर माहौल? आइए सरकार, एक और सर्कुलर था आइसक्रीम पार्लर्स को लेके. सर आइसक्रीम पार्लर पे क्या मिलता है? आइसक्रीम. वेरी गुड. अब पॉइंट ये आया, क्या वो आइसक्रीम पार्लर को भी रेस्टोरेंट सर्विस में क्लासिफाई करेंगे क्या, या वो नॉर्मल ट्रेडर के स्कोप में आएंगे? तो देखिए, गवर्नमेंट ने इसका स्टडी किया इंडस्ट्री का और देखा कि आइसक्रीम पार्लर्स जो होते हैं वो वहां पे आइसक्रीम बनाते नहीं है, वो तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को बस आपको सर्व करते. सर आप सर किसी भी आइसक्रीम पार्लर पे जाएंगे, आप देखना वहां पे आइसक्रीम अंदर बनता नहीं है, आइसक्रीम बना हुआ कहीं और है, वो वहां पे लाते हैं, स्टोर करते हैं फ्रीज में. एंड सर जो भी आइसक्रीम आपको चाहिए, जो आप टेस्ट पसंद आता है आपको, आप उनको बोलेंगे, जैसे नेचुरल्स का आइसक्रीम हो गया, हेवमोर का आइसक्रीम पार्लर हो गया, सर वहां जाएंगे, आप टेस्ट पसंद करेंगे, वो आपको आइसक्रीम देंगे एंड स्कूप वगैरह में जो भी आपने बोला है उस अकॉर्डिंग वो आपको सर्व करेंगे. तो क्या वो रेस्टोरेंट के स्कूप में आएगा? आंसर है नो. यहां साफ साफ बोल दिया कि सिंस वो वहां पर, जैसे रेस्टोरेंट में क्या होता है, खाना बनता है ना साहब, ऐसा क्या वहां पर आइसक्रीम बन रही है क्या? आंसर इज नो. इसलिए वो नॉर्मल ट्रेडर के स्कोप में आएंगे, वहां रेस्टोरेंट के प्रोविजन नहीं लगेंगे. और अच्छी बात है ना सर, अगर कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो ट्रेडर पे तो केवल 1% टैक्स लगता है, रेस्टोरेंट होता तो 5% टैक्स लगाते सर. क्लियर? तो ट्रेडिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे सर, रेस्टोरेंट के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे. पढ़ लीजिए सर इसको. आइसक्रीम पार्लर सेल्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम एंड दे डू नॉट हैव अ कैरेक्टर ऑफ अ रेस्टोरेंट. साफ बोल दिया सर. आइसक्रीम पार्लर्स डू नॉट एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ कुकिंग at any stage
whereas restaurant service involves aspect of cooking or preparing during the course of providing services. Thus, supply of ice cream parlor stands on a different footing than a restaurant service. Their activity entails supply of ice cream as goods, a manufactured item जो goods की तरह बेचते हैं वो लोग, and not as a service. Even if certain ingredient of service are present. भाई हो सकता है उन्होंने सर आइसक्रीम जो आपने ऑर्डर करी वो उन्होंने आइसक्रीम स्कूप में या जो भी आपने मांगा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपको वहां बैठ के आप बैठे हो आपको सर्व किया हो, तो थोड़ा बहुत सर्विस का इंग्रेडिएंट हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्टोरेंट सर्विस है. क्लियर? वो ट्रेडिंग में ही आएगा. वो आइसक्रीम जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको आपको सर्व कर रहे हैं एज ए ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ही माना जाएगा. ऑल्दो कुछ सर्विस के एलिमेंट उसमें इंट्रोड्यूस उसमें हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Accordingly, as recommended by the GST Council, it is clarified that where ice cream parlors sell already manufactured ice cream and do not cook or prepare ice cream for consumption like a restaurant, then it is supply of ice cream as goods and not as a service. Even if the supply is certain ingredient of services. भले ही कुछ सर्विस एलिमेंट भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये सप्लाई ऑफ गुड्स में ही आएगा बेटा. अच्छा देखो ये तो जनरल आंसर दिया गवर्नमेंट ने, पर मान लो आपका रेस्टोरेंट ऐसा है, स्पेसिफिकली आपका ऐसा है जहां पे आप आइसक्रीम बनाते हो और कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आप आइसक्रीम बना रहे हो और आइसक्रीम बना के फिर सर्व कर रहे हो, तो हो सकता है आप रेस्टोरेंट में जाओ सर. समझे मेरी बात? पर जनरली ऐसा नहीं होता है, तो उस अकॉर्डिंग आंसर दिया इन्होंने. क्लियर? आप अगर एक्सेप्शनल हो तो आपके लिए एक्सेप्शनली आंसर कुछ और हो सकता है, पर जनरली आइसक्रीम पार्लर्स आइसक्रीम कुक नहीं करते, वहां बनाते नहीं, इसलिए उनको ट्रेडिंग के स्कोप में डाला गया बेटा. ओके, माहौल सरकार बहुत अच्छा, इजी. ये तो दोनों चीजें आपको वैसे बहुत अच्छे समझ में आई होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली भी आप लोग इन चीजों को यूज करते हो, कई बार आपने देखा भी होगा सर इनको. क्लियर? माहौल के साथ आगे बढ़ते हैं हम. पता है और कोई अमेंडमेंट नहीं है, कंपोजिशन स्कीम है, और एक्चुअली ये दोनों भी अमेंडमेंट नहीं थे, तो केवल क्या थे, सर्कुलर थे ना भाई. समझे? तो बहुत कम अमेंडमेंट है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, माहौल बनाने का. और सर जिसने भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी उसको वैसे भी अमेंडमेंट से डर नहीं लगता, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा. आइए सरकार फिर चैप्टर नंबर 7 आरसी में कोई अमेंडमेंट नहीं. चैप्टर नंबर 8 में हम आ रहे हैं एग्जामिनेशन लिस्ट, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में कुछ अमेंडमेंट है, वो भी क्या है देख लेते हैं हम. कोई खास नहीं है, कोई मजेदार सर कोई टफ पॉइंट नहीं है सर. आइए आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय. सबसे पहला हमने एक सर्विस पढ़ी थी सर, सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज. अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने चैरिटेबल एक्टिविटीज परफॉर्म करी है, उसके लिए कोई फीस लिया तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा. बस अब आप बोलेंगे सर अमेंडमेंट क्या है? कोई अमेंडमेंट नहीं है सर. पहले इन्होंने जो सेक्शन रेफर किया था वो सेक्शन नंबर 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रेफर किया था. अभी इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ. इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट ये हुआ कि अब जो भी नए चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन रजिस्टर होंगे वो अब सेक्शन नंबर 12AB में रजिस्टर होंगे सर. तो सर अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेक्शन नंबर 12AB में भी रजिस्टर होगी सर, अब नहीं. इसलिए यहां पर रेफरेंस जो दिया इनकम टैक्स एक्ट का वो सेक्शन नंबर 12AB का भी दे दिया. अच्छा आप बोलेंगे 12AA हटाया क्यों नहीं? क्योंकि सेक्शन नंबर 12AA डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उनको कुछ वक्त दिया गया है टू ट्रांसफॉर्म देम फ्रॉम 12AA टू 12AB. इसलिए बस जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 12AA था उसके साथ में लिख दिया और 12AB. तो एज सच जीएसटी में कोई अमेंडमेंट नहीं है. तो मैं आपको वापस से पॉइंट बोल देता हूं कि अगर कोई ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर है अंडर सेक्शन नंबर 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और उसने अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करी है तो चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए जो उसको फीस रिसीव हुआ उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर? पहले भी यही पॉइंट था, अभी भी यही पॉइंट है, बस 12AA के साथ में 12AB वर्ड ऐड कर दिया. तो पूरी बुक में लगभग आगे हम पढ़ने वाले लगभग 8-10 जगह पर और 12AB आपको और मिलेगा. जहां जहां पे 12AA था वहां पे और 12AB लिखा है. तो मतलब देखा जाए तो एज सच जीएसटी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, केवल इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन का रेफरेंस यहाँ पे और दे दिया, बाकी कुछ नहीं किया. क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन नंबर 12AA पहले था, अभी नए ट्रस्ट जो रजिस्टर होंगे वो 12AB में होंगे, इसलिए और 12AB वर्ड ऐड कर दिए. देखिए मैंने लिखा है वर्ड्स और 12AB इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2021 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021. अच्छा पहली बात तो ये आपको एग्जामिनेशन पर्पज के लिए ये नोटिफिकेशन नंबर किस दिन से एप्लीकेबल हुआ यह कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? आपको क्या अमेंडमेंट हुआ वो देखने की जरूरत है, अदरवाइज कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है. क्लियर? अच्छा आप अगर देखेंगे तो 12AB
12AA और 12AB। सर पूरी बुक में मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में जहां जहां सेक्शन नंबर 12AA था वहां वहां वर्ड्स लिख दिए और 12AB। तो सर अब जहां पे भी और 12AB आएगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 8-10 पेज आगे आने वाले जहां पे और 12AB लिखा होगा। ओके, सो नो नीड टू वरी। सेक्शन नंबर 12AB सर 8-10 जगह और लिखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जीएसटी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, मैंने सारे पेजेस दिए सो दैट आप अपनी बुक के अंदर चेंज कर पाए। जैसे इसी पॉइंट का जो एनालिसिस था उसमें भी सेक्शन नंबर 12AA और 12AB कर दिया सर, जहां पे भी 12AA था वहां 12AB लिखा है। ठीक है, तो अब हम बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए सर, ओके मालिक, और देखिए सर पॉइंट नंबर 7 में भी ओल्ड एज होम। सर कभी जिंदगी में ध्यान रखना सर, इस तरह की सर्विसेज अपने परिवार वालों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए कभी काम नहीं आनी चाहिए। क्लियर, वहां पे भी 12AA था तो वहां पे 12AB रेफर कर दिया गया, कोई चेंज नहीं। सर देखिए रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, सर डिप्रेशन वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं, तो वहां पे भी 12AA रेफर हुआ था, वहां पे भी और 12AB लिख दिया, मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं है। क्लियर सरकार, आइए अब हम एक सर्कुलर और एड हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज रिलेटिंग टू एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। अब साहब सर्कुलर क्या इशू हुआ वो देखिएगा ध्यान से। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड, जैसे सच इज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई, उसके लिए सर्कुलर इशू हुआ। अच्छा, ये सर्कुलर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं। हमने पढ़ा था कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जम्प्ट होता है, या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्लियर, उसके लिए कोई फीस लिया इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने तो वो भी एग्जम्प्ट होता है सब। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें एक पॉइंट था कि सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन इज आल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर, ये हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। ओके बेटा, अब यहाँ पे एक सर्कुलर आया नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, वो क्या है वो हम बात कर लेते हैं, पर उसके पहले एक पॉइंट और था जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था, आपने ऑलरेडी पढ़ा था सर, ये पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है पॉइंट, वो हम रिवाइज कर लेते सो दैट ये सर्कुलर में काम आएगा पॉइंट। देखिए पहले एक एक्सप्लेनेशन एड हुआ था जिसमें लिखा था फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स shall be treated as educational institution for the limited purposes of providing services by way of conduct of examination to the students। जैसे आपने भी पढ़ाई करी होगी स्कूल में सर, अरे हाँ बहुत सारे लोग बोल रहे सर हमने तो मस्ती ही करी, माहौल ही क्या, दिल जान रहा है आपका भी हमारा भी, सर कितनी पढ़ाई करी कितनी मस्ती करी। ओके एनीवेज, पढ़ाई भी करनी चाहिए मस्ती भी करनी चाहिए, पर अभी मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान दो इधर। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन या सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड होते हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। जैसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ही है सर। सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड जैसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सर, या आरबीएसई या इंटरनेशनल बोर्ड जो भी है सर, ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड, ये जो एजुकेशनल बोर्ड होते हैं इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, आपने फीस बोर्ड को दी होगी, तो सर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो फीस उन्होंने चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगता, उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन डाल दिया गया लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन के लिए। ओके सर, अब उसके लिए क्या क्वेश्चन सर्कुलर आया वो देखिए साहब। सर क्वेश्चन आया कि सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन चार्जिंग ऑफ फीस फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे आज डॉक्टर्स होता है ना बेटा, डॉक्टर बनने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है सर, उसके लिए जो नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो करिकुलम मतलब सिलेबस क्या होना चाहिए उनका वो डिसाइड करते हैं। क्लियर, उसके लिए सर उनके लिए कोर्स क्या होगा वो डिसाइड करते हैं लोग। तो ये कई सारी सर्विसेज, कई सारे डिप्लोमा कोर्स के लिए इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं लोग, तो उनके लिए जो फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी है कि नहीं है, प्लस कुछ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ये बोर्ड्स, क्या उस पर भी टैक्स एग्जम्प्ट होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात तो ये केवल कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ही इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना है, अदर सर्विसेज अगर इन्होंने प्रोवाइड करी या अदर सर्विसेज इन्होंने ली तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, वो क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर आया, पढ़िए सर। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड इंक्लूड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन चार्जिंग ऑफ अ फीस फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनपुट सर्विसेज फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स। सर जैसे फॉर एग्जांपल आज इनको एग्जाम कंडक्ट कराना है तो सर एग्जाम हॉल तो चाहिए ना सर, तो एग्जाम हॉल इन्होंने
किसी स्कूल का या किसी कॉलेज से बात करी कि हमारे एग्जाम्स यहाँ पे होंगे, तो सर उसने कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विसेज दी किसको? सर आप तो सीबीएसई बोर्ड समझ लीजिए, उसको दी सर, हाँ है ना। तो इस तरह के बोर्ड को सर्विसेज मिलती, इनपुट सर्विसेज वो लेते हैं लोगों की। Accreditation of educational institution or professionals so as to authorize them to provide their respective services. Accreditation मतलब एक रिकॉग्निशन। आज जैसे किसी भी कॉलेज को रिकॉग्निशन जब तक नहीं होगा तब तक वो सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा, या किसी प्रोफेशनल को रिकॉग्निशन डिग्री वगैरह चाहिए या एक्रेडिटेशन चाहिए कोई एफिलिएशन वगैरह, तो सर उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उस पर ये फीस चार्ज करते हैं उसके लिए। तो ये सब सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज लेते भी है, तो उन पे जीएसटी का क्या रहेगा वो पॉइंट अब डिफाइन कर रहे हैं लोग। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सर्विस, वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी इलस्ट्रेटिवली एनबी प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर एडमिशन टू कोर्सेज इंक्लूडिंग डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो केवल एग्जाम्पल है, याद भी नहीं करना आपको, बस रीड कर लीजिए। फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड, प्रिस्क्राइब कोर्सेज एंड करिकुला फॉर पीजी मेडिकल स्टडीज, मतलब पीजी मतलब सर जो मेडिकल स्टडीज होती है ना सर डॉक्टर्स वगैरह के लिए, उनके लिए करिकुलम कोर्स क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो सब डिफाइन करते हैं लोग। होल्ड्स एग्जामिनेशन एंड ग्रांट डिग्रीज, diplomas and other academic distinctions. It carries out all the functions as are normally carried out by central and educational boards, central and or state educational boards, and is thus a central education board. इसलिए पहली बात तो ये एनबी जो है उसको सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड माना गया है। सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि ये सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड है साहब। फर्दर, central and state educational boards are treated as educational institutions for the limited purposes of providing services by way of conduct of examination to the students। ये हमने बात ऑलरेडी कर दी सर। Therefore, NBE is an educational institution insofar as it provides services by way of conduct of examination including any entrance examination to the student। तो उस पर जीएसटी एग्जाम रहेगा सर। जो भी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं उसके लिए फीस लिया बच्चों से तो टैक्स नहीं लगेगा उस पर। Following services supplied by an educational institution are exempt from GST। ओके, ये मेगा एग्जामिनेशन इसका पॉइंट रिपीट करा इन्होंने समझाने के लिए, याद कराने के लिए आपको कि ये पॉइंट था, आप याद करिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जम्प्ट होता है। सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, वो भी एग्जम्प्ट होता है। और सर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के पर्पज के लिए सर सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया, इसलिए ये सर्विसेज अगर आप अपने स्टूडेंट्स को इन्होंने प्रोवाइड करी है, एंट्रेंस फी वगैरह लिया, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा, उसके लिए फीस लिया, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। फर्दर जो सर्विसेज इन्होंने ली होगी, आप जैसे मान लो बोर्ड को एग्जाम कंडक्ट कराना, तो उन्होंने क्या किया, कॉलेज स्कूल वगैरह से बात करी कि हमारे एग्जाम आपके स्कूल में होंगे, हमारे एग्जाम आपके कॉलेज में होंगे, आप एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो पैसा लिए चाहिए बोलिए। तो मान लो स्कूल ने 1 करोड़ रुपये चार्ज किया, 1 CR चार्ज किया मान लो बोर्ड से, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सर नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हाँ है ना बेटा। तो सर सीबीएसई को या इस तरह के बोर्ड को अगर सर्विसेज दी है स्कूल ने तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं, वो पढ़िए। सिमिलरली सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बोर्ड इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जो हम ऑलरेडी मेगा एग्जामिनेशन पढ़ चुके थे। तो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विसेज अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दोगे तो वो एग्जम्प्ट रहेगी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए the GST Council has recommended to clarify as follows. First, GST is exempt on the services provided by the central or state boards, including the boards such as NBE, National Board of Examination, by way of conduct of examination to the students, including conduct of entrance examination for admission to educational institution. Therefore, अब ध्यान से पढ़िएगा सर, therefore GST shall not apply to any fees or any amount charged by such boards for conduct of such examination including entrance examination. But sir आगे पढ़िए, GST is also exempt on input services relating to admission to or conduct of examination such as online testing services। जो सर्विसेज ली है इन बोर्ड्स ने फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी एग्जम्प्ट है सर। कौन कौन सी? सच इज मतलब एग्जाम्पल है केवल ये, ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विसेज, रिजल्ट पब्लिकेशन, प्रिंटिंग ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड और क्वेश्चन पेपर एटसेट्रा, इन सब का प्रिंटिंग करा, ये भी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस है। व्हेन प्रोवाइडेड टू सच बोर्ड तो ये भी एग्जम्प्ट रहेगी। क्लियर? क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराया होगा साहब, तो प्रिंटिंग प्रेस वालों ने उनसे फीस चार्ज करी होगी, उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विसेज लिए एजुकेशनल बोर्ड ने, तो सर टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा।
क्लियर? बहुत सारे लोग तो बोल रहे सर पेपर प्रिंट का होता है, बस ये पता पड़ जाए सर। प्लस लास्ट पॉइंट, साथ में इन्होंने ये भी बोल दिया, फर्दर जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% अप्लाइज टू अदर सर्विसेज। केवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से रिलेटेड सर्विसेज थी वो एग्जाम थी, बाकी सब तो टैक्सेबल रहेगी ना। अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच बोर्ड सच इज, एग्जाम्पल है केवल, नेमली ऑफ प्रोवाइडिंग एक्रेडिटेशन टू एन इंस्टीट्यूशन, कोई रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एफिलिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू एन इंस्टीट्यूशन और टू अ प्रोफेशनल, उसके लिए जो एक्रेडिटेशन फी चार्ज करी है, रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करी है, सच इज फी फॉर एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट, अभी याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं आपको। सो एज टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर रेस्पेक्टिव सर्विसेज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, उस पर जीएसटी एग्जाम नहीं है क्योंकि ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाली सर्विस नहीं है। क्लियर? तो अदर सर्विसेज पर टैक्स लगेगा, केवल ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विसेज थी उस पर टैक्स एग्जाम रहेगा, क्योंकि फॉर द लिमिटेड पर्पसेज ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स को सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है। ओके, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, शायद आपको पूरी बात समझ में आ गई। माहौल के साथ हम आगे बढ़ते सर। आइए बच्चों, एक और सर्कुलर ऐड किया था इसी एजुकेशन वाले पॉइंट में ही, वो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बच्चों, देखिए ध्यान से। आपने देखा होगा प्ले स्कूल, छोटे बच्चे सर, जिंदगी बड़े जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं उम्र में, वैसे वैसे जिंदगी और उलझती जा रही है। और सर जब तक हम पढ़ाई कर रहे थे, छोटे बच्चे थे सर, इतना मस्त मजा आता था, लड़ते थे, झगड़ते थे, वापस दोस्त बन जाते थे। अब तो एक बार किसी से झगड़ा हो जाए 6 महीने तक बात नहीं करते। ऐसा बड़ा होकर हमने क्या किया, और बुरे ही बने सर हम। इसलिए सर छोटे बच्चे अच्छे होते हैं, और सर आप भी तो छोटे ही हो, भी आपका दिल बच्चा होना चाहिए। अरे सर पढ़ाई कराओ। ओके सर, प्ले स्कूल होता है ना, प्ले स्कूल जहां छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट के जो प्ले स्कूल होते हैं उनको बोलते हैं आंगनवाड़ीज, है ना। तो सर आंगनवाड़ी भी प्ले स्कूल होता है, और प्ले स्कूल भी स्कूल के स्कोप में आता है सर। स्कूल की डेफिनेशन में सर प्ले स्कूल भी आता है, एंड क्योंकि स्कूल था ना प्री स्कूल, तो इट्स अ प्री स्कूल। आंगनवाड़ी इज अ प्री स्कूल, और प्री स्कूल भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आता है। अच्छा, हमने मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट का जब पॉइंट पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कैटरिंग including any midday meals scheme sponsored by the central government, state government or anybody else। हाँ ना बच्चों, तो ध्यान देना बेटा, कैटरिंग सर्विसेज अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसमें भी स्कूल को अगर प्रोवाइड करे तो टैक्स एग्जाम था। क्लियर? अब भले कैटरिंग सर्विसेज गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे या कोई प्राइवेट पार्टी स्पॉन्सर करे, कोई कॉर्पोरेट डोनेशन लेके आए या कुछ भी हो, सर कैटरिंग सर्विसेज टू स्कूल्स एग्जाम रहता है। और सर उसके लिए यहाँ पे क्लेरिफिकेशन है, आंगनवाड़ी के लिए तो आंगनवाड़ी हो या कोई भी प्री स्कूल हो, सरकार कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी एग्जाम रहेगा कैटरिंग सर्विसेज पे, भले वो स्पॉन्सर कोई भी करे, उससे कंसर्न नहीं है। ये मैंने पूरा सर्कुलर आपको पढ़ा दिया, पर फिर भी देख लेते हैं हम सर। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ीज एंड स्कूल्स अंडर मिड डे मील्स स्कीम इफ सच सप्लाईज आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड और कॉर्पोरेट डोनेशंस। कॉर्पोरेट डोनेशन हो या गवर्नमेंट ग्रांट हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सर्कुलर ने डिफाइन किया। पढ़ लीजिए, एंट्री नंबर 66 क्लोज B2 ऑफ द नोटिफिकेशन 12 of 2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट्स, मतलब मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट का जो पॉइंट है एंट्री नंबर 66, वो बोलता है, वो एग्जाम करता है, एग्जाम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कैटरिंग including any midday meals scheme sponsored by the central government, state government or union territory. This entry applies to preschool and schools. ये स्कूल और प्री स्कूल के लिए ही एप्लीकेबल रहता है, बाकी के लिए टैक्सेबल रहता है। ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। Accordingly, as per the entry number 66, any catering service provided to an educational institution is exempt from GST. The entry further mentioned that such exempt service includes midday meal service as specified in the entry. The scope of this entry is thus wide enough to cover any serving of any food to a school including preschool। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे लिखा है केटरिंग सर्विसेज सर इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब ये थोड़ी कि केवल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगा तो एग्जाम रहेगा, केटरिंग एग्जाम है, इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। कोई भी स्पॉन्सर करे ना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर आंगनवाड़ी inter alia provides preschool non-formal education, hence Anganwadi is covered by the definition of educational institution as preschool। इसलिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर दिया और एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल उन्होंने क्लेरिफाई किया दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम इज स्पॉन्सर्ड
is exempt from levy of GST irrespective of its funding from the government, grants or corporate donations. Clear? Sir, educational institutions are defined in the notification includes Anganwadi also. Hence, serving of food to Anganwadi shall also be covered by the said exemption, whether sponsored by the government or through donations or from corporate. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी के साथ पूरा exemption कवर होता है. I hope you got the entire point. Clear? देखा जाए तो कोई amendment नहीं है. जो आप टॉपिक पढ़ चुके हो उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई डाउट आया तो उसके लिए सर्कुलर इश्यू किया डिपार्टमेंट ने, और कोई खास बात नहीं है. आइए चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम. सर नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिए यार साहब, ये बड़ा अच्छा अमेंडमेंट था. एजुकेशन वाले सेक्टर में ही हमने एक पॉइंट पढ़ा था पहले कि अगर ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका 100% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन कर रहा है, तो आपने अगर कोई सर्विसेज दी ऐसे प्रोग्राम के लिए तो उस पर जीएसटी एग्जाम रहता है सर. क्लियर? तो सर वहां पे अमेंडमेंट करके यहां बोल दिया कि अगर 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बोन कर रहा है किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए और आपने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी तो टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा. क्लियर? पहले था 100% होना चाहिए, अभी क्या है 75% और मोर कर दिया. पढ़ लीजिए इसको, बहुत इजी पॉइंट है, वापस हम डिस्कस कर लेंगे इसको. पढ़ो. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम for which 75% or more of the total expenditure is borne by the central government, state government or union territory administration. Clear? सर ये देखिए ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, वर्ड्स 75% और मोर ऑफ दी, ये वर्ड्स इंसर्ट किए इस नोटिफिकेशन ने इस तारीख से. नोटिफिकेशन नंबर और तारीख याद करने की जरूरत नहीं है. तो अल्टीमेटली वर्ड्स क्या इंसर्ट हुए, ये वर्ड्स नहीं थे तो क्या था. एक काम करो, इन वर्ड्स को मत पढ़ो, इसको मत पढ़ना, भी पूरा पढ़ के देखो. Services provided to the central government, state government, union territory administration under any training program, sir, for which total expenditure is borne by the central government, state government or union territory administration. पहले था कि सारा का सारा एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बोन करेगा और उसको अगर आप सर्विस दे रहे हो तो टैक्स एग्जेम्प्ट है. अब अगर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एटलीस्ट 75% या उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट ने बोन कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को, तो जो भी फीस आपने चार्ज करी होगी उस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर? आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट. सरकार सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर सर 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा सर. क्लियर? तो सर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, कोई कोर्स है सर, जैसे मान लो सर गांव के बच्चों को या किसी इंटीरियर रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए कंप्यूटर की क्लासेस, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने चलाया है सर, और गवर्नमेंट ने बोला सारा खर्चा हम बोन करेंगे, या 80% खर्चा इसका हम बोन करेंगे, 20% फीस से आ जाएगा जहां से भी आएगा. क्लियर? अब वहां पे कंप्यूटर पढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूं या आप जा रहे हो, तो आपने जो फीस चार्ज करी गवर्नमेंट से उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा. वो फंडा है सर. ओके चलिए, एक सर्कुलर और आया इसको लेके, बहुत ईजी पढ़ लीजिए सर. क्लेरिफिकेशन ऑन कोचिंग सर्विसेज supplied by coaching institution and NGOs under the central sector scheme of scholarship for the students with disabilities, where entire expenditure, ये काम की बात है सर, पढ़िए, where entire expenditure is provided by the central government, by the government to coaching institution or NGOs by way of grant in aid. सरकार अब मैं तो कह रहा हूं ये जो स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज है, अब ये भली सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो ना हो, कुछ भी हो, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सर, 75% या उससे ज्यादा खर्चा अगर गवर्नमेंट बोन कर रहा है तो जो सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने दी है, जैसे हमारा मंगल क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमने कॉन्टेक्ट किया गवर्नमेंट से, हमने बोला हम यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, हमने जो फीस चार्ज करी गवर्नमेंट से उस पर जीएसटी माफ, भले वो एनजीओ प्रोवाइड करे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करे, कोई भी प्रोवाइड करे, जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा अगर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जहां पे 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन कर रहा है तो. क्लियर? माहौल. आइए सरकार अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते. अच्छा, जहां पे भी ग्रीन दिख जाए मतलब समझना अमेंडमेंट वहां पर है. जहां पे 12AA था वहां पे और 12A भी ऐड कर दिया, कोई अमेंडमेंट नहीं. आइए सर. हाँ जी हाँ सर, स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज. सर आपने ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है. हमने पढ़ा था फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जो इंडिया में होने वाला था, अब 2020 तो पूरा निकल गया साहब,
कोविड के वजह से लॉकडाउन में ही निकल गया, ये इवेंट इंडिया में हो ही नहीं पाया, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, व्हेनेवर रीशेड्यूल, जब भी होगा वापस से तभी एग्जामिनेशन मिल जाएगा। क्लियर? बस ये वर्ड्स ऐड किए, व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड, बस। पर पॉइंट क्या है, वैसे आपने पढ़ा हुआ है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं साहब। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जो इंडिया में होने वाला था, अब ये जब भी होगा तब ये इवेंट से रिलेटेड आपने फीफा को या उसकी सब्सिडरी को कोई सर्विस दी है, या फीफा या उनकी सब्सिडरी ने आपको कोई सर्विस दी है इस इवेंट से रिलेटेड, तो जीएसटी उस सर्विस पर एग्जेम्प्ट रहेगा। क्लियर? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हाँ है ना? ये पढ़ लीजिए पॉइंट नंबर 8, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू। सर ये फीफा का फुल फॉर्म दे रखा है बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा एंड इट्स सब्सिडियरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 टू बी होस्टेड इन इंडिया व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड। ये बस व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड वर्ड ऐड कर दिया, क्योंकि कोविड की वजह से ये इवेंट हो नहीं पाया था। जब भी होगा तब इस इवेंट से रिलेटेड जो भी सर्विस आप दोगे या फीफा आपको देगा, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा सर। अच्छा सर, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जब भी होगा, उसका जब मैच का आप एंटी टिकट लेंगे उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट पहले भी था, अभी भी है, कोई अमेंडमेंट नहीं सर। क्लियर? अच्छा, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 में हो गया था सर, इसके भी सेम एग्जम्पशन था। ओके, अभी सिमिलरली 2 पॉइंट और ऐड किया सरकार ने, ये दोनों पॉइंट सिमिलरली 2 पॉइंट कॉपी पेस्ट है सर, बस यहाँ पे इवेंट का नाम चेंज है सर। पढ़िए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022 to be hosted in India। सर मतलब हिंदुस्तान अभी स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं सर। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसका जो वुमेन्स एशिया कप होने वाला है 2022 में, AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 जो इंडिया में होने वाला है, उस इवेंट से रिलेटेड आपने कोई सर्विस दी है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन को या उसकी कोई सब्सिडरी को, या इन्होंने आपको कोई सर्विसेज दी है इस इवेंट से रिलेटेड, जैसे इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस हो गई, कोई भी सर्विस होगी साहब, तो सर जीएसटी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। क्लियर? पर कंडीशन क्या है? वही सेम, बट दिस एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड ओनली इफ द डायरेक्टर स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022। मतलब योर इवेंट जो आप कर रहे हो सर, उसके लिए जो आपने सर्विस दी है या इन्होंने आपको सर्विस दी है, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कब रहेगा? जब डायरेक्टर स्पोर्ट्स सर्टिफाई करेगा, हाँ भाई हाँ इसने जो सर्विस दी है रियली इट वाज रिलेटेड टू दैट इवेंट ओनली, तो ही तो एग्जेम्पशन मिलेगा, वरना हर कोई भी एग्जेम्पशन लेगा सर। क्लियर? ठीक सर। प्लस ये जब मैच होंगे इस टूर्नामेंट में, जब आप मैच को देखने जाएंगे, उसके लिए जब एंटी टिकट लेंगे, उस एंटी टिकट पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पढ़ लीजिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अंडर एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022, इसका मैच देखने जाइएगा एग्जाम देने के बाद। क्लियर? अगर हो तो मैच सर, और इसके एंटी टिकट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। अच्छा ध्यान रखना, दिस सर्विस इज एग्जेम्प्ट विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट आप देखने जाएंगे, उसके टिकट पे 500 रुपए पर पर्सन, 500 रुपए पर पर्सन तक के टिकट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पर यहां पर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप 2022 हो या फीफा अंडर 17 सर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जो इंडिया में अब होगा, सरकार इनके एंटी टिकट पे कोई जीएसटी का लिमिट नहीं, कोई टिकट के अमाउंट का लिमिटेशन नहीं है, जीएसटी पूरे टिकट पे एग्जेम्प्ट रहेगा। क्लियर? डन। सरकार आइए अब हम ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज में हम आगे हैं। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज में पॉइंट नंबर 6, सर कोई अमेंडमेंट नहीं है। फिर आप बोलेंगे सर पढ़ाई की तो, क्योंकि यहां पे छोटा सा एक चेंज हुआ। चेंज तो क्या हुआ सर? हमने पढ़ा था पॉइंट को कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय एयरक्राफ्ट हो या बाय वेसल हो, दोनों पॉइंट सेम है सर। पॉइंट नंबर 6 एंड 7 ऊपर कौन सा है? एयरक्राफ्ट, क्योंकि ऊपर उड़ता कौन है? एयरक्राफ्ट उड़ता है ना सर। हाँ है ना रे पका है ना, पका है। और सर नीचे वेसल, तो सर ऊपर एयरक्राफ्ट नीचे वेसल। ओके सर, ओके ओके। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया से कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया से आउट ऑफ इंडिया आप गुड्स लेके जा रहे हो, बाय एयरक्राफ्ट ले जा रहे हो या बाय
वेसल ले रहे हो, जो शिपिंग कंपनी या एयरलाइंस ने आपसे फ्रेट चार्ज किया होगा उस फ्रेट पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। हाँ, ये एग्जम्पशन इनिशियली जब जीएसटी नया नया आया था तब 30 सितंबर 2018 तक किया, फिर बढ़ा के 2019 किया, फिर बढ़ा के 2020 किया, फिर बढ़ा के 2021 किया, फिर बढ़ा के 30 सितंबर 2022 कर दिया। तो सर जब हमने पढ़ा था तब 30 सितंबर 2021 आपने पढ़ा होगा। अब इसको और उस टाइम मैंने बोला भी था आपको कि इसको बढ़ा भी देंगे गवर्नमेंट, जब ये डेट आएगी तब वो बढ़ा दिया सर। तो सेम वे यहां पर भी बाय वेसल हो या बाय एयरक्राफ्ट हो, अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ऑफ द गुड्स का फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो सरकार ऐसे केस में ट्रांसपोर्ट बाय एयर हो या बाय वेसल हो, जो फ्रेट चार्ज लिया उस पर जीएसटी एग्जाम था और एग्जाम रहेगा टिल 30 सितंबर 2022। चलिए सर, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है सच। आइए मालिक अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम सब। सरकार आई होप आपको अमेंडमेंट समझ में आ रहे हैं, आपको अमेंडमेंट अच्छे भी लग रहे होंगे और आपका हेडेक भी खत्म हो रहा होगा। अरे वाह सर, इजीली अमेंडमेंट सारे कवर हो रहे हैं। एंड सर हमको जो टेंशन था अमेंडमेंट बहुत सारे होंगे, कुछ भी नहीं है सरकार। आइए सर, अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। याद हो तो बेटा, लोकल अथॉरिटी को आपने इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया है मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। जीटीए को आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स दिया, जैसे जीटीए को आपने ट्रक किराए पे दिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, या आपने सर जो स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा है उसको आपने बसेज या कोई मोटर व्हीकल रेंट पे दिया है या हायरिंग पे दिया, उस पर जीएसटी एग्जाम रहेगा। हाँ है ना बच्चों, ये पॉइंट में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पॉइंट हमने वैसे पढ़ा था वैसा का वैसा ही है। क्लियर। अब इसके लिए एक सर्कुलर आया, सर्कुलर क्या आया वो यहां दे रखा है, पर उससे पहले एक बात मैं आपको यही समझा देता हूं। यह क्या लिखा बेटा, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। हायरिंग पे दिया है तो एग्जम्प्ट है। क्वेश्चन आया रेंटिंग पे अगर दिया है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दिया तो एग्जम्प्ट है कि नहीं है। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल इन चारों केस में एग्जम्प्ट है, चलो। बट डज दिस हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स इंक्लूड्स रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑल्सो? दिस क्वेश्चन वाज डिस्कस्ड हियर इन दिस सर्कुलर और आंसर है यस। सर पहले जीएसटी से पहले सर दोनों में, हायरिंग में और रेंटिंग में, दोनों में फर्क हुआ करता था, क्योंकि सर एक जगह हमने पढ़ा था सर, अगर आपने फाइनेंस लीज पे कोई गुड्स दिए या ऑपरेटिंग लीज पे कोई गुड्स दिया हो, जीएसटी आने के बाद फाइनेंस लीज हो जहां पे सर इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन लीजी को ट्रांसफर हो जाता है, ऑपरेटिंग लीज जिसमें नॉर्मल आपने केवल राइट्स टू यूज दिया है, मतलब उसको राइट इन यूज दिया है, उसमें आपने इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर नहीं किया है। सरकार वो भी सब सर्विस के स्कोप में है, और सर अगर आपने इफेक्टिव कंट्रोल या पोजीशन ट्रांसफर कर दिया फाइनेंस लीज के केस में तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ गया है, क्योंकि शेड्यूल 2 हमने पढ़ा था सर। चैप्टर 2 सप्लाई का स्कोप जब पढ़ा था हमने, तब वहां पे हमने देखा था सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A बोलता है सर जिन ट्रांजेक्शन में डिस्प्यूट था, जिन ट्रांजेक्शन झगड़ा था, उनको शेड्यूल 2 में लिख दिया और वहां बोल दिया कि सर ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। और वहां हमने पढ़ा था कि आपने किसी गुड्स को रेंट पे दिया हो, लीज पे दिया हो, हायर पे दिया हो, या राइट टू यूज ट्रांसफर किया हो, या राइट इन यूज ट्रांसफर किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सप्लाई ऑफ सर्विस है सर। और वहां पे मैंने वो पॉइंट पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि जब वेट और सर्विस टैक्स हुआ करते थे बिफोर जीएसटी, तब राइट टू यूज अगर आपने ट्रांसफर किया है, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन अगर आपने ट्रांसफर किया है, तो वो सेल ऑफ गुड्स में कवर होता था, उस पर वेट लगता था, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानते थे। पर अब राइट टू यूज ट्रांसफर करा या ना करा, रेंट पे दिया या हायर पे दिया, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर किया या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। दोनों ही केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है एज पर शेड्यूल 2, और दोनों ही केस में सर अगर हायरिंग के लिए एग्जम्पशन दिया है, यहां पर देखिए सप्लाई सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, हायरिंग पे अगर टैक्स एग्जम्प्ट है तो रेंटिंग पे भी टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं साहब। क्लियर, ये समझा है सर्कुलर ने। अब हम एक रीडिंग कर लेते हैं तो भारत माता की जय हो जाएगी सर। भारत माता की जय तो थी, है और रहेगी, पर हाँ हम मिलकर एक साथ वापस करेंगे सर। रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स एंड लोकल अथॉरिटीज, उसके लिए सर्कुलर आया। Representations have been received seeking clarification regarding
eligibility of the services of renting of vehicles to state transport undertaking and local authorities for exemption from GST under notification number 12 of 2017. सर सीरियल नंबर 22 ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ये सीरियल नंबर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है. Exempts services by way of giving on hire to a state transport undertaking a motor vehicle meant to carry more than 12 passengers or to a local authority electrically operated vehicles meant to carry more than 12 passengers. ठीक है, ये तो पॉइंट रिपीट किया जो हमने ऊपर पढ़ा भी. This issue has arisen in the wake of ruling issued by an authority for advance ruling. एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होती है जीएसटी के अंदर बेटा, जो आपके सिलेबस में वैसे नहीं आता, सीए फाइल में आएगा. क्या हुआ साहब, एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने क्या किया कि पुराने सर्विस टैक्स के कानून को ध्यान में रखते हुए एक मतलब मिसलीडिंग रूलिंग, एक गलत ऑर्डर पास कर दिया साहब, जो इस पर लो सही नहीं था. और उसने बोल दिया क्या, रेंटिंग अलग होता है और लीजिंग और हायरिंग अलग होता है सर, इसलिए अगर कोई एग्जिबिशन हायरिंग के लिए दिया तो रेंटिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है. इसलिए झगड़े चालू हो गए. उस झगड़े को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने यहां पे क्लेरिफिकेशन दिया कि इट इज रिलेवेंट टू नोट इन दिस कंटेक्स्ट दैट शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी जो हम पढ़ चुके हैं डिक्लेयर्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज सप्लाई ऑफ सर्विस इवन इफ राइट टू यूज इज ट्रांसफर्ड. ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस बाय शेड्यूल 2 एंट्री नंबर 5 क्लॉज नंबर एफ. इसलिए जीएसटी काउंसिल ने क्लियरली कह दिया, इट क्लेरिफाइज दैट expression giving on hire in serial number 22 includes renting of vehicle also. आपने हायरिंग पे दिया और रेंटिंग पे दिया, दोनों पे जीएसटी एग्जम्प्ट है. अकॉर्डिंगली सर्विसेज वेयर said vehicles are rented or given on hire to state transport undertaking or local authorities are eligible for the said exemption irrespective of whether such vehicles are run on the routes timings as decided by the state transport undertakings or local authorities or under effective control of the state transport undertakings or local authorities which determines the rule of operation or plying of vehicles. सरकार, आपने अगर हायरिंग पे लिया है तो पूरा इफेक्टिव कंट्रोल आपके पास नहीं होता है, पर अगर आपने रेंट पे दे दिया, अब वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग क्या करेगी, अपने हिसाब से चलाती है. उनका टाइमिंग फिक्स होता है, बस का टाइम फिक्स होता है ना बेटा, बस का टाइमिंग वो चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं. तो इसका मतलब इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के पास है, तो उसको बोलते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स. तो सर क्या वो रेंटिंग भी एग्जम्प्ट रहेगा? आंसर है यस. तो हायरिंग पे हो मतलब इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर हो या ना हो, रेंटिंग हो या लीजिंग हो, टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा. सर इसमें जीएसटी एग्जम्प्ट है, ये क्लियरली शेड्यूल 2 की वजह से एग्जम्पशन आ गया सर अभी. ओके डन. देखो हमने शेड्यूल 2 में ये पॉइंट पढ़ते हुए बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए देखो ये सर्कुलर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा, इसलिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइए बच्चों, नेक्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस. हमने पढ़ा था टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता. अब एक सर्कुलर आया, उसने क्या बोला देखते हैं सर. क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ओवरलोडिंग चार्जेस कलेक्टेड एट टोल प्लाजाज. क्या होता है सर, आपने देखा होगा टोल प्लाजा पे टोल चार्ज कलेक्ट करते हैं, टोल चार्ज पे जीएसटी एग्जम्प्ट है. अब जब ओवरलोडिंग व्हीकल होते हैं ना, बड़े बड़े व्हीकल, बहुत भारी व्हीकल जो होते हैं सर, जिसपे वजन बहुत ज्यादा होता है, तो दे आर यूजिंग द रोड्स. अब यार एक भारी वजन की ट्रक अगर जाएगी तो वो रोड को ज्यादा डैमेज करेगी ना यार, इसलिए एज पर रूल्स, मोटर व्हीकल के जो रूल्स बने हुए साहब, उसके अकॉर्डिंग इनसे टोल चार्ज डबल वसूल करते हैं. डबल, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स इतना वसूल होता है. उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग चार्जेस. तो क्वेश्चन आया कि इनसे जो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं ओवरलोडिंग चार्जेस इन बड़े व्हीकल से, क्या वो भी टोल चार्ज ही कहलाएगा और उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, या वो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं उस पर जीएसटी लग जाएगा? तो ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि भाई बड़ा व्हीकल तो ज्यादा चार्ज, छोटा व्हीकल तो कम चार्ज है, तो अल्टीमेटली टोल चार्ज ना यार. क्लियर? वो भी क्या कर रहा है, सर्विसेज ले रहा है बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज. अब भले वो ओवरलोडिंग चार्जेस हो, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, उसको भी टोल चार्ज मानेंगे. गवर्नमेंट ने खुद ने क्लेरिफाई किया. पढ़िए वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 25th of September issued by Ministry of Road Transport and Highways. Overloaded vehicles were allowed to ply on the national highways after payment of fees with multiplying factor of 2, 4, 6 or 8 times the base rate of toll. जो normal toll rate होती है उससे 2 times, 4 times, 6 times depending on the overloading of the vehicle. Therefore, overloading fees are effectively higher toll charges. वो higher toll charge हो गए. इसलिए गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया दैट overloading charges at toll plazas would get the same treatment as given to toll charges and hence will be exempt from the GST. इसलिए वो exempt रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है.
क्लियर, डन। तो आपको लग रहा होगा सर ऐसा अमेंडमेंट तो कुछ नहीं, केवल सर्कुलर से क्लेरिफिकेशन के लिए। मजा आ रहा साहब। आइए, सर्विसेज बाय वे ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज बाय वे ऑफ पेमेंट, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी। तो सर आप टोल चार्ज की फॉर्म में पेमेंट करें या एन्युटी की फॉर्म में पेमेंट करें, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा फॉर एक्सेस टू अ रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी या टोल चार्ज। ओके, एन्युटी क्या होता है सर? डेफर्ड पेमेंट आप कर रहे हो, एक लमसम अमाउंट फिक्स हो गया, उसका आप डेफर्ड पेमेंट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एन्युटी की फॉर्म में पेमेंट करना, जीएसटी एग्जम्प्ट अल्टीमेटली एक्सेस ऑफ रोड के लिए। पर हाँ, पेमेंट मेथड भली ऑन द स्पॉट पे कर रहे हो या एन्युटी की फॉर्म में कर रहे हो, सर्विस कौन सी भाई? एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज। क्लियर। अब सर्कुलर, ये मैंने क्यों रिपीट किया? क्योंकि सर्कुलर आया तो उसमें ये काम आएगा आपको। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग applicability of GST on activity of construction of roads where consideration are received in deferred payment या annuity। मतलब जहां पे पेमेंट आपको डेफर्ड पेमेंट के सिस्टम में रिसीव हुआ है, एन्युटी फॉर्म में रिसीव हुआ है, क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड भी एग्जम्प्ट है क्या? अरे भाई, एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ये सर्विस एग्जम्प्ट है, पेमेंट मेथड इज एन्युटी। इसका मतलब ये नहीं कि एन्युटी की पेमेंट मेथड में मतलब डेफर्ड पेमेंट सिस्टम में आप कोई भी सर्विस का पेमेंट करो टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो हमने क्लियर लिखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कहीं एग्जम्प्ट नहीं भाई, वो टैक्सेबल रहेगा। एंड सर एक्सेस टू रोड ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज या एन्युटी एक अलग सर्विस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एक अलग सर्विस है, दोनों को मिक्स मत करो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए अगर आप एन्युटी की फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो तो दैट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस, सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एंड दिस सर्विस इज नॉट एग्जम्प्ट एट ऑल, इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। पढ़ लीजिए। Certain representations have been received requesting a clarification regarding applicability of GST on annuities paid for construction of road, where certain portion of the consideration is received upfront, मतलब एक ही बार में पैसा रिसीव हो रहा है, and remaining payment is made through deferred payment spread over the years। मतलब certain payment तो on the spot आपको मिल रहा है और remaining payment आपको annuity की फॉर्म में मिल रहा है over the years। ओके मालिक, सर तो कुल मिला के सर्विस कौन सी है? सर्विस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इट हैज नथिंग टू डू विद दी सर एक्सेस टू रोड और ब्रिज। कंस्ट्रक्शन अलग चीज है और टोल चार्ज अलग चीज है ना यार, तो सर टैक्स लगेगा सर। या लिखिए, जीएसटी इज एग्जम्प्ट ऑन सर्विसेज फॉलिंग अंडर हेडिंग नंबर 9967 सर्विस कोड बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज वेदर कंसिडरेशन आर इन द फॉर्म ऑफ टोल और एन्युटी। ठीक है साहब। Heading number 9967 covers supporting services in transport. Okay. Services by way of construction of road fall under heading number 9954. HSN कोड जो ना बेटा, उसमें 9954 में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सर्विस आती है। और सर ये टोल वाली सर्विस तो 9967 हमारी दोनों सर्विस का कोई आपस में लेना देना ही नहीं है। This heading inter alia covers general construction services of highways, streets, road railways, airfield runways, bridges and tunnels. Consideration for construction of road may be paid partially upfront and partially in deferred annual payments, or which may be called annuities. Said entry, मतलब जो हमने पढ़ा exemption entry, does not apply to services falling under heading number 9954. It specifically covers 9967 only. Access to road ही cover है साहब। Therefore, plain reading of entry number 23A, मतलब कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, plain reading करोगे तो भी समझ में आ जाएगा आपको। It is clear that it does not cover construction of road service, sir, even if payment is made by way of installment या annuity, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली क्लेरिफाई कर दिया, it does not exempt services on annuity paid for construction of road। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा भले एन्युटी में पे करो, कैसे भी पे करो, टैक्स लगेगा साहब। क्लियर हो? तो टोल चार्ज पे टैक्स एग्जम्प्ट है यार। एक्सेस टू रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज या एन्युटी की फॉर्म में पे कर रहे हो, टैक्स एग्जम्प्ट है सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के एग्जम्प्ट नहीं है। ओके, डन। एक नया एग्जिबिशन जो ऐड किया गवर्नमेंट ने वो हम देख रहे हैं सर आपने देखा होगा ट्रक वगैरह बहुत सारी, ट्रक पे देखना सर, मान लो कोई ट्रक महाराष्ट्र की है, उसको अगर दिल्ली जाना है तो उस ट्रक के पास नेशनल परमिट होगा तो ही वो ट्रक थ्रू आउट द कंट्री जा सकती है साहब। उसके ऊपर लिखा होता ट्रक के ऊपर एनपी, या छोटे वर्ड्स में लिखा होगा आपने नेशनल परमिट। सर तो नेशनल परमिट ग्रांट करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज उनसे फीस चार्ज करती है, उस फीस पे जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। अब पढ़िए सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज, गुड्स कैरेज मतलब ट्रक वगैरह जो होती, टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटिजियस स्टेट्स।
मतलब कंटिन्यूस स्टेट मतलब पास वाला स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या थ्रू आउट द इंडिया जाने के लिए उनको नेशनल परमिट की जरूरत होती है, और नेशनल परमिट ग्रांट करने के लिए उनको जो भी फीस चार्ज करी उस फीस पे जीएसटी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। पढ़ लीजिए वापस से, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटिन्यूस जोन कंटिन्यूस स्टेट्स, तो सर ऐसे केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी फीस गवर्नमेंट ने चार्ज करी है टू ग्रांट द नेशनल परमिट। क्लियर माहौल सरकार, यहां तक के एग्जामिशन, यहां तक के पॉइंट कवर होते हैं। अब आइए सरकार हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो अगेन यहाँ पे और 12A था, डबल ए था और 12A भी एड किया, कोई खास बात नहीं है, मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं, जस्ट मैंने आपको इसलिए दिया था कि आपको ध्यान रहे कि यहां पर ये पॉइंट ऐड किया है मैंने, सो दैट आप अपनी बुक में उसको ऐड कर लिए। ओके चलिए सर आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। आप कहे तो चलो 1 आवर हो गया है, आप कहे तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यही रोक लेते हैं, अगले पार्ट में पढ़ लेंगे सर, कोई बहुत बड़े अमेंडमेंट तो है नहीं, आराम से पढ़ेंगे। तो सर अभी तक हमने जो अमेंडमेंट्स पढ़े वो यहां तक कवर कर लिए सर, इसके आगे हम पढ़ लेंगे अगले सेशन में सर। ओके माहौल पर रिलैक्स होके पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, माहौल बना के पढ़ो। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, थैंक यू सो मच।